हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 2 हो, दोनों में भी आपके 30-30 नंबर के प्रश्न सीडीपी के पूछे जाते हैं। सो शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, क्या शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती है या फिर साथियों के साथ सामाजिकरण को। सेकंड है संवेदी या फिर शारीरिक गतिविधियों के समन्वय को। थर्ड है आपका भावनात्मक या फिर चित्र बनाने में। फोर्थ है आपका न्यूरोलॉजिकल या फिर ध्वनियों के प्रतीकों अथवा चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो इसका सही जवाब देना है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया जो है आपका, यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी को प्रतीकों अथवा चिन्हों की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की जो क्षमता होती है उसे प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चा वाच को सा पढ़ता है। ठीक है, क्या है, कभी कभी बच्चा वाच को सा पढ़ता है या फिर सा को वाच पढ़ता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2। अभिकथन ए वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो बिल्कुल ये आपका कथन सही है। वास्तविक जीवन में जो समस्याएं होती हैं या फिर जो बच्चे मूर्त अनुभव हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे को आगे बढ़ने में या फिर आगे अधिगम में क्या होता है, रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो आपका अभिकथन ए सही है। और कारण आर पूछा है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो क्या है आपका ये कारण आर तो सही है, लेकिन इसको बोलते हैं एकदम एक्यूरेट सही नहीं है। ये कथन एकदम एक्यूरेट सही नहीं है। कथन सही है लेकिन होना चाहिए, जैसे एक फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 3। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। फर्स्ट है जेंडर पहचान को मजबूत करने में, नहीं। सेकंड है जेंडर भूमिका के नम्यता को हतोत्साहित करने में, नहीं। थर्ड है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने में। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने में। प्रश्न संख्या 4। अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपका कथन ए सही है। कारण आर देखते हैं, समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपका कारण आर गलत है। तो देखते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 5। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। यानी एक बच्चा है लेकिन वो अपना जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने कार्य पे या फिर अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षिका को या फिर शिक्षक को इसमें किस प्रकार से मदद करनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि अन्य ऑप्शन दिया है, माता पिता को बुलाकर या फिर शिकायत, अनुशासन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना होता है। थर्ड है
कक्षा के दौरान बार बार एक ही कार्य करने को तो नहीं बोलेंगे। फोर्थ है, सख्ती से अपनी अवधान बढ़ाने के लिए कहना। बच्चे को कहेंगे नहीं हाँ तुम इसे करो ही, तो सख्ती से तो बच्चा और नहीं सीखेगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, अभिकथन है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल आपका अभिकथन ए सही है। कारण आर, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अगर तो बिल्कुल आपका कारण आर भी सही है, क्योंकि शिक्षण का अर्थ ही होता है शिक्षक चिंतनशील नहीं होगा तो बच्चे चिंतनशील कैसे बनेंगे या फिर एक प्रभावी शिक्षण कैसे होगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के लिए अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। भूलना तो नहीं होगा, क्योंकि स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है तो पुनर्प्राप्ति भी नहीं होगा। क्षय होना तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन थर्ड ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। फर्स्ट है विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, फोर्थ है पारंपरिक नैतिकता। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। पूछ रहा है संरचनावादी अधिगम सिद्धांत है उसमें कौन सा मूल सिद्धांत है। फर्स्ट है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया। अधिगम क्या, सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय नहीं। थर्ड है शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश, शिक्षक छात्र को प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दे सकता। शिक्षक का कार्य जो होता है बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है, न कि प्रत्यक्ष निर्देश देना। फोर्थ है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर की प्रतिपुष्टि मिले। नहीं तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला पूछा गया छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, अब छात्र को एकदम स्वतंत्र छोड़ दें चाहे बच्चा कुछ भी करे, नहीं। सेकेंड है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर रहा है। क्या वर्तमान के कार्यों को देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। थर्ड है छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान, क्या बच्चे को केवल जानकारी या फिर ज्ञान ही प्रदान किया जाएगा, नहीं। फोर्थ है आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो शिक्षा का कार्य क्या होता है, बच्चे को मार्गदर्शन करना और जब जब उन्हें ज़रूरत महसूस हो उन्हें सहयोग प्रदान करना। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है पूछा है, यानी कि आपके 3 उदाहरण समावेशी कक्षा के हैं। तब पूछा है कौन सा नहीं है। फर्स्ट है विभेदित निर्देश देना, तो ये तो है आपका। सेकेंड है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, सेकेंड है, तो आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि विविध दृष्टिकोणों का समावेशन करेंगे, उचित समावेशन का पालन करेंगे, तो आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है आपका, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। फर्स्ट छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समकक्ष विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या है, भौतिक वातावरण या फिर अंदर। सेकेंड है भौतिक वातावरण बस बाहर। थर्ड है अधिक जानकार अन्य और अंदर। फोर्थ है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य अंदर, अधिक जानकार अन्य अंदर। प्रश्न संख्या 14,
अभिकथन है, ऐसा कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश कारण सॉरी आपका ये क्या है कि प्रश्न नंबर 14 जो है वो अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है। सो अगले प्रश्न को देखते हैं, इसे फिर कभी देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है, क्या योगात्मक है? नहीं, प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? रचनात्मक होता है, योगात्मक नहीं होता। मानक संदर्भित होता है? नहीं, लचीला होता है। थर्ड है गतिशील होता है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गतिशील होता है। प्रश्न संख्या 16, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मुड़ना, रगड़ना, आँखों की लाली या फिर सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना। आपको बताना है किसके संभावित लक्षण हैं। तो ये जो लक्षण है आपके दृष्टि संबंधी समस्या के लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? महारत लक्ष्य अभिविन्यास, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा आंतरिक रूप से यानी अपने रुचि के अनुसार कार्य को करता है, ना कि किसी पुरस्कार के लिए, ग्रेड के लिए, या फिर लोगों को दिखाने के लिए, या फिर प्रसन्नता हासिल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास में क्या होता है, बच्चा स्वयं मतलब आंतरिक रूप से करता है कार्य को, यानी कि जैसे कि बच्चे का उसमें रुचि है, उस कौशल को सीखना चाहता है तो करता है, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन गलत है आपका। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, उच्च ग्रेड के लिए। दूसरा ऑप्शन है अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर। वही बता रहे थे अभी, क्या बच्चा प्रशंसा या सजा से बचने के लिए करता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आपका थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ है किसी कार्य के लिए अपने कौशल को समझ से सुधारने पर ध्यान देना, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की जैसी क्षमता, जैसे कि x को अज्ञात अंक मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को यह सीखने में सक्षम बनाती है। आपको बताना है ये किस अवस्था में बच्चे को सीखने में सक्षम बनाती है, किस अवस्था में। फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, अभिकथन है छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये चीज़ें बिल्कुल इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर बच्चा ऐसा समझता है कि नहीं, हाँ हमें स्कूल में या फिर हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के लोगों को हमसे लगाव है, बच्चे को स्कूल में अपनेपन का एहसास होता है। इससे बच्चा किसी कार्य में अच्छे से प्रदर्शन करता है। कारण आ रहा है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, तो आपका अभिकथन ए कारण आर दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला क्या है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने दे और उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। नहीं, अब थोड़ा बहुत तो जैसे कि बच्चा सीख रहा है हस्तक्षेप, अब टीचर एकदम ही स्वतंत्र छोड़ दे, देखे नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ बताए ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। थर्ड है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, नहीं। फोर्थ है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चे को कार्य करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22,
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? फर्स्ट है सामाजिकरण एक रेखीय प्रक्रिया है। नहीं, सामाजिकरण एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, जबकि सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपके तीनों सही हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा BCD। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि आपका ए गलत है। आपका क्या है? ए गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले खोजेंगे किसमें ए है, इसमें है, इसमें है। इन दोनों को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। फिर देखेंगे दो ऑप्शन आपके बचे, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, आपके 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो देखेंगे इसमें ये नहीं है, डी नहीं है। तो आपका जो सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, किशोरावस्था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। सेकंड देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव कहते हैं। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चे विभिन्न संस्कृतियों में एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो जैसे बच्चे अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो क्या उनमें एक समान चेंजेस आते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सेकंड करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने के लिए पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों है, ये बताना है। फर्स्ट है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते, बिल्कुल। बी है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते, बिल्कुल। सी है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं। छात्रों को पूर्ण रूप से, यानी बच्चे किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जो होता है सभी कार्यों पर ध्यान देता है, न कि अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर। फोर्थ है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो आपका डी भी करेक्ट है। आपका जो है जो जवाब सही नहीं है, आपका सी नहीं है। तो देखते हैं पहले किसमें सी है, उसको हटा लेते हैं। ABC ये नहीं होगा, इसमें है ये भी नहीं होगा। अब फिर बच्चा आपका, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा A, B और D। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा ABD। प्रश्न संख्या 25, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? फर्स्ट है विद्यार्थी को उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध विधि द्वारा सीखने को कहें, नहीं। सेकेंड है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और कक्षा में निष्कर्ष प्रस्तुत करें, जी बिल्कुल। सेकंड आपका सही क्या होगा, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देंगे, कोई एक टॉपिक दे देंगे या फिर कोई ऐसा मुद्दा दे देंगे जिसमें बच्चे शोध करें और अपने हिसाब से हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग एक तर्क प्रस्तुत करेगा या निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। इससे पहले हमने आपको भी बताया था ये क्या है आपका बाहरी रूप से प्रेरित है ना, न कि महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है। मैंने बताया भी कि क्या होता है, आंतरिक रूप से प्रेरित भी बताया हमने। ये अब सफलता परिहार शिक्षार्थी है, नहीं। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, आपका पहला ही सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि छात्र जानकारी का विश्लेषण करने की उन्हें ज़रूरत होती है कि कैसे करता है। ये क्या हो, कोई तथ्यात्मक प्रश्न तो है नहीं। जैसे इसमें पूछा है कि नायक कौन है, तो ये तो तथ्यात्मक है कि नहीं, हाँ प्रॉपर कोई एक पर्सन होगा। थर्ड है आपका उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी आपका तथ्यात्मक है।
या फिर विषय क्या है, ये भी तथ्यात्मक है। जो तथ्यात्मक नहीं है आपका पहला है, इसमें बताया गया है कि लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है, जिसमें सबके अलग अलग राय होंगे। प्रश्न संख्या 28, पियाजे का मानना था कि ज्ञान फर्स्ट है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ये पियाजे नहीं वाइगोत्स्की मानते हैं, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित होता है, तो ये पियाजे का मानना था, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था? फर्स्ट है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग नहीं, ये मुद्दा नहीं था। सेकेंड, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ नहीं। थर्ड है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैरोल गिलिगन ने नारी दृष्टिकोण का आलोचना की थी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नारी को लोग देखभाल करना जैसे दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, अभिकथन है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल आपका अभिकथन ये सही है। कारण आर आपका है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता, तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका क्या है, आपका अभिकथन ए सही है, आपका अभिकथन ए सही है, लेकिन आपका कारण आर जो है सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।